नमस्कार, हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आज कच्चा चिट्ठा उन लोगों का खोलेंगे जो जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहे थे, लेकिन अब जांच एजेंसियों का डंडा चला तो सबकी हेकड़ी निकल गई। मध्य प्रदेश से लेकर करनाल तक जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन से बवाल मचा है और भ्रष्टाचारियों में खौफ देखा जा रहा है। तो चलिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। करोड़ों की संपत्ति जब्त होने से लेकर कैश बरामद होने तक जांच एजेंसियों के तगड़े एक्शन से भ्रष्टाचारियों में कोहराम मचा है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं उस कोयला घोटाले के बारे में जिसमें ईडी का डंडा चला है। दरअसल ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोयला घोटाले से जुड़े आरोपियों की 100 से ज्यादा चल अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 49 करोड़ 73 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें बैंक बैलेंस, गाड़ियां, नकदी, आभूषण और जमीन शामिल है। बताया जा रहा है कि ये संपत्तियां सूर्यकांत तिवारी और दूसरे लोगों की हैं जो कोयला घोटाले में शामिल थे। ईडी की जांच में सामने आया है कि कुछ निजी व्यक्तियों ने छत्तीसगढ़ के बड़े राजनेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयला परिवहन पर अवैध रूप से 25 रुपए प्रति टन की वसूली की। इस दौरान करीब 540 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई, जिसे सरकारी अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देने के अलावा चुनावों में भी खर्च किया गया। बची हुई रकम से आरोपियों ने कई तरह की संपत्तियां खरीदी। आपको बता दें, ईडी ने इससे पहले भी कई लोगों की संपत्तियां जब्त की हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 55 करोड़ 37 लाख रुपए है। इनमें आईएएस अधिकारी रानू साहू, समीर बिश्नोई, जयप्रकाश मौर्य और पूर्व मुख्यमंत्री के तत्कालीन ओएसडी सौम्या चौरसिया के अलावा राम गोपाल अग्रवाल, राम प्रताप सिंह, विनोद तिवारी, चंद्रदेव प्रसाद राय और देवेंद्र सिंह यादव जैसे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग शामिल हैं। इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 26 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत यानी पीएमएलए में मुकदमा दायर किया गया है। अब तक कुल 270 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। एक तरफ कोयला घोटाले में एक्शन देखने को मिला तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ईडी ने तगड़ा डंडा चलाया है। यहां पर प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत संपत्तियां अटैच की हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। ये संपत्तियां मनोज मालवीय की हैं, जो मऊ के सट्टेबाज लोकेश वर्मा और निखिल हलबवी उर्फ अजय रतन राजपूत के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के संचालन में एक्टिव था। ईडी ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी और पता चला कि धन गेम्स और सट्टा मटका ऐप जैसे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दूसरे हिस्सों में संचालित किए जा रहे थे। ऐप ने उपयोगकर्ताओं को मोबाइल नंबर के जरिए पंजीकरण करने और यूपीआई के जरिए धन गेम्स वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने और सट्टेबाजी में शामिल होने की अनुमति दी। इन सट्टा मटका ऐप के जरिए यहाँ पर जो उगाही हुई है गैर कानूनी पैसे को लेकर, उसमें लोकेश वर्मा और मनोज मालवीय ने डमी व्यक्तियों के नाम पर खोले गए फर्जी बैंक खातों के जाल के जरिए काफी पैसा जो था वो खपाया था। यानी जो भी बेनामी संपत्ति थी वो इन बेनामी फर्जी अकाउंट्स के जरिए खपाई गई। बेनामी बैंक खातों में सट्टेबाजी के संचालन से उत्पन्न अपराध की आय को ठिकाने लगाया गया और संपत्ति खरीदने के लिए उसको उपयोग भी किया गया। जानकारी पुष्टि होने के बाद पुलिस ने इस मामले को लेकर कार्रवाई तेज की। इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड लोकेश वर्मा है, जो महू गुजरो खेड़ा का रहने वाला है। आपको बता दें कि यहां पर 2 साल पहले ईडी ने छापा मारा था, जिसके बाद ईडी ने 8 करोड़ 89 लाख की संपत्ति पहले ही लोकेश की अटैच की थी। छापे के दौरान 46 लाख रुपए नकद जो है वो जब्त किए। नौकरी पर लड़कों को रखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन मटका सट्टे का कारोबार फैला लिया गया और कोऑपरेटिव बैंक में कई फर्जी खाते भी खोले गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे सट्टा के कारोबार की जानकारी मऊ पुलिस ने अक्टूबर 2020 में गुजरखेड़ा स्थित एक मकान में छापेमारी के दौरान दी। पुलिस ने 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया था और 1 करोड़ 33 लाख रुपए उस वक्त जब्त किए थे।
पुलिस ने लोकेश वर्मा, विकास यादव, जितेंद्र लोवंशी, हेमंत गुप्ता, सोनू गुप्ता, पलाश अभिचंदानी, शुभम कलमे, मुकेश अभिचंदानी और मनोज मालवीय को गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, ईडी इस वक्त पूरी तरह से एक्शन मूड में नजर आ रही है और ईडी ने हैदराबाद जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए एक्ट के तहत 3 जनवरी को हैदराबाद में एक ठग संदीप देसाई के ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान ईडी ने लोगों को लुभाने और उनसे पैसा वसूलने के लिए इस्तेमाल किए गए कई सिम कार्ड और मोबाइल फोनों को भी जब्त किया है। 19 दिसंबर 2024 को पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत हैदराबाद में मेसर्स सीएसके रियल्टर्स लिमिटेड और मेसर्स सिंह मेशन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 2 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। जांच से पता चला कि संदीप देसाई ने एक सीनियर ईडी अधिकारी के रूप में मेसर्स सीएसके रियल्टर्स के प्रबंधन निदेशक सुरेश कुमार अग्रवाल से संपर्क किया और ईडी अधिकारियों के नाम पर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की। ठग संदीप देसाई ने व्हाट्सएप के जरिए सुरेश कुमार अग्रवाल से संपर्क करने के लिए 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया और खुद को सीनियर ईडी अधिकारी के रूप में पेश किया था। देसाई ने सुरेश कुमार को हैदराबाद के एक 5 स्टार होटल में मिलने के लिए राजी किया और इस मुलाकात के दौरान देसाई ने अपना परिचय राकेश और एक ईडी अधिकारी के चचेरे भाई और दोस्त के रूप में दिया। इस दौरान ठग संदीप देसाई ने सुरेश कुमार अग्रवाल से मोटी रकम की मांग की और ईडी अधिकारियों के साथ अपने संपर्क के जरिए मेसर सीएसके रियल्टर्स के खिलाफ चल रही पीएमएलए जांच में उनकी मदद करने की पेशकश की। इसके बाद यहां पर जो कार्य प्रणाली से जुड़े जानकारी मिली, उसी आधार पर ईडी ने सुरेश कुमार को लिखित शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। सुरेश कुमार की शिकायत के आधार पर ईडी ने फौरन कार्रवाई शुरू की और जांच के दौरान ईडी ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिए ठग संदीप देसाई की पहचान की और उसके ठिकाने का पता लगाया। इसके बाद उसके आवासीय परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया, जहां से उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए कई सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जांच के दौरान दर्ज किए गए अपने बयान में ठग संदीप देसाई ने ये बात मानी है कि उसने सुरेश कुमार से पैसे ऐंठने की कोशिश की थी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि हरियाणा के करनाल में भी ईडी ने एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 50 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला हरिहर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसने फर्जीवाड़े से पंजाब नेशनल बैंक को 121 करोड़ 75 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया था। ईडी ने मामले में शामिल राजेश कुमार, चिराग गुप्ता, गौतम गुप्ता, अशोक कुमार और अमित कुमार गुप्ता की संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अधिनियम के तहत अटैच कर लिया, जिसमें करनाल और गुरुग्राम में घर, फैक्ट्री, जमीन, मशीनरी और बैंक में जमा रकम भी शामिल है। ये घोटाला 2013 से 2019 के बीच हुआ, जब SHHOPL के निदेशकों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक से लोन लिया और फिर उसे गबन कर लिया। उन्होंने लोन के बदले गिरवी रखी गई संपत्तियों को गुपचुप तरीके से बेच दिया। साथ ही लोन के पैसों को राजेश कुमार ने अपनी दूसरी संपत्तियों और दूसरी कंपनियों के खातों में घुमा लिया, जिससे इस धोखाधड़ी का ट्रैक छिप गया। राजेश कुमार की चालाकी ई नीलामी में उसी गिरवी संपत्ति को राजेश कुमार ने फिर से खरीद लिया, जिन पर पहले से बैंक का लोन था। इस तरह उसने न सिर्फ बैंक को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया, बल्कि लोन की रकम से अपनी कंपनियों के नाम पर संपत्तियां भी बना ली। संपत्ति का अटैचमेंट और निवेश की जानकारी इस घोटाले में राजेश कुमार के बेटे चिराग गुप्ता और गौतम गुप्ता ने भी इसमें हिस्सा लिया और गुरुग्राम में फ्लैट खरीदे। इसके अलावा चिराग गुप्ता ने फिक्स डिपॉजिट में भी निवेश किया, जिसे अब ईडी ने अटैच कर लिया है। कुल मिलाकर ईडी की इस बड़ी कार्रवाई में 50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें करनाल और गुरुग्राम की संपत्तियां शामिल हैं। मशीनरी, 10 लाख की एफडी और यहां पर 17,40,000 रुपए की नकदी भी शामिल है। वहीं अगर बात करें कैश जब्ती की, तो अभी हाल ही में ईडी ने स्कूलों के लिए खेल उपकरण खरीद में MLA-LAD फंड घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 24 जनवरी 2025 को राजस्थान और हरियाणा में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने राजस्थान के जयपुर, दौसा और हरियाणा के रेवाड़ी में कार्रवाई की और इस कार्रवाई के तहत बलजीत यादव यानी कि जो एक्स विधायक हैं और उनसे जुड़े संस्थानों के परिसरों की तलाशी ली। ईडी ने राजस्थान के जयपुर, दौसा में 7 जगहों और हरियाणा के रेवाड़ी में 2 जगहों पर रेड मारी। रेवाड़ी में पूर्व विधायक बलजीत यादव की रिश्तेदारी और तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने 31 लाख कैश और अपराध से जुड़े दस्तावेज और कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए। ईडी ने यह कार्रवाई
पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत ही किए और जांच एजेंसी अब इस मामले में फंड के गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है। बताया यह जा रहा है कि इस घोटाले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि बलजीत यादव ने अपने विधानसभा सीट पर 32 स्कूलों के लिए खेल उपकरण खरीदने की सिफारिश की थी और उसी दौरान उन्होंने टेंडर नियमों का उल्लंघन किया था। ईडी जांच में खुलासा हुआ है कि इस मामले में टेंडर नियमों का उल्लंघन कर करीबी सहयोगियों के नाम पर बनी संस्थाओं को ठेके दिए गए। इनमें बालाजी कंप्लीट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सूर्या इंटरप्राइजेज और शर्मा इंटरप्राइजेज, राजपूत इंटरप्राइजेज शामिल है। इन कंपनियों के जरिए स्कूलों को महंगे दामों पर घटिया क्वालिटी के खेल उपकरण बेचे गए। एमएलए एलईडी फंड ने इन संस्थाओं को किए गए भुगतान को बलजीत यादव के रिश्तेदारों और सहयोगियों के खाते में डाइवर्ट कर दिया। विधायक पर आरोप है कि कुछ कंपनियों ने सरकारी स्कूल के अंदर विधायक कोष से सामान आपूर्ति में यहां पर 3 करोड़ 72 लाख रुपए का घोटाला किया। यानी कुल मिलाकर ईडी का चाबुक अलग अलग राज्यों में जबरदस्त तरीके से चल रहा है, जिससे अपराधियों और भ्रष्टाचारियों में कोहराम मचा हुआ है। तो कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।